बच्चों एंड स्टूडेंट्स एंड सारे जो भी मेरे दोस्त भाई बहन सबको नमस्कार। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग सैम्पल पेपर सीबीएसई का सॉल्व कर रहे हैं हम आज। तो सैम्पल पेपर आ गया है आपका, सीबीएसई का भी आ गया है और आईसीएसई का भी आ गया। तो ये सैम्पल पेपर का सोल्यूशन हम 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम 10th सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, देन वी गो फॉर द 12th स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चेंजेस क्या है पैटर्न में मैं आपको ये बता देता हूँ। तो अभी तक तो कोई चेंज नहीं है, पैटर्न मतलब पैटर्न सेम है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 18 ये एमसीक्यू आता था, अभी भी एमसीक्यू आ रहा है, अभी भी सेम रूल है। दूसरा रूल है कि 19, 20 क्वेश्चन नंबर 90 एंड 20 ये दोनों असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजन आपको पता ही है, असर्शन रीजन क्या होता है। उसके बाद आपका सेक्शन बी शुरू होगा। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 25, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान दें इस पर कि 21 से 25 जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है आपका, और ये होते हैं 5 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद होता है सेक्शन सी होता है जो 26 to 31, ठीक है। 26 to 31 ये 3 मार्क्स ईच, इसके 3 मार्क्स होते हैं फॉर 1 क्वेश्चन। तो ये आपका सेक्शन सी है। ये कितने मार्क्स कैरी करता है ये सेक्शन? तो ये 6 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का आ जाता है। ये टोटल मार्क्स अगर देखा जाए तो ये 18 है टोटल मार्क्स। इसका देखा जाए सेक्शन बी का तो ये आपका 10 है, और सेक्शन ए से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद होगा सेक्शन डी जो कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें बड़े क्वेश्चन होंगे, और इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन होंगे, पर हर क्वेश्चन कैरी करेगा 5 मार्क्स, ठीक है। इसका मतलब ये सेक्शन हो गया आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा होता है जो कि केस एंड स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, और इस सेक्शन में हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड ईच सेक्शन जो है हमारा, ईच क्वेश्चन करेगा 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का पैटर्न है जो कि सेम है, लास्ट ईयर भी यही था, इस बार भी यही है। तो आप ये पहले से ये रूल्स जानते हैं कि हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मार्क्स कितना कैरी करता है, ठीक है। तो ये तो सेम रूल्स हैं, बट इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, ठीक है। बोर्ड ने इस बार कहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज किया कि रीना एक कोई महिला है, शी इज अ वुमेन, और वो सेविंग करती है, ठीक है। वो सेव कर रही है, पैसा बचा रही है, ठीक है। तो उसने सपोज किया फर्स्ट मंथ बैंक में जमा किया, कितना? 200 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद वो हर मंथ अपना जो सेविंग है उसको बढ़ाना चाहती है। सी ट्राइंग टू इंक्रीज हिज सेविंग, हर सेविंग सॉरी। तो उसने क्या किया कि उसने हर मंथ 50 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो वो नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ उसने 200 किया, नेक्स्ट मंथ वो 250 सेव करेगी, और फिर ये बढ़ता जाएगा। तो आप उसको बताइए कि आफ्टर 1 ईयर उसकी टोटल सेविंग बतानी है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब ऐसे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को जब रियल लाइफ में रिलेट करते हैं, रियल लाइफ में लगाते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार बोर्ड ने बोला है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, दैट मीन्स अबाउट 50%, लगभग 50% अकॉर्डिंग टू बोर्ड। इतना क्या है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा उसमें रियल लाइफ का टच दे देंगे वो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ये क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं है।
आप उसको समझ लीजिए लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम्स आपने किए हैं, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं, बस उसी को थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस बार फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टैंडर्ड पेपर, ये सैंपल पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सबको पता है ना। तो स्टैंडर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है कि द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन px, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px passes through the point -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी। तो एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इन्होंने टफ डाल दिया, मतलब पहला क्वेश्चन इन्होंने एकदम बाउंसर फेंक दिया है फर्स्ट बॉल। ठीक है, उसके बाद पेपर आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन टफ दिया है। तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, ये एक मतलब एक कोई भी कर्व है, मतलब कोई भी ग्राफ है जो इन 4 पॉइंट से होके जाता है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। ठीक है, तो जल्दी हमको हमारे सिलेबस में ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो ये समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनाते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग px लिखते हैं, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये भी वही चीज़ है। आप मान लीजिए कि ये जो चारों पॉइंट हैं वो इस कर्व पे लाई करते हैं। एक पॉइंट है 6, एक पॉइंट है -6, 0, एक पॉइंट है हमारा 4, 20, ऐसे सारे पॉइंट्स हैं, ये इस पे लाई करते हैं। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट अगर इस पे लाई करते हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन है हमको इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इसमें फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है। y क्या है, px को ही हम y कहते हैं, जो px यहाँ पे वैल्यू दी गई है, आप इसको y भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं y लिख देता हूँ, px इक्वल टू y। अब इसमें हम 1 बाई 1 एक एक पॉइंट पुट करेंगे, तो पहले मैं ले लेता हूँ -6, 0, इसको पुट कर देते हैं। तो -6 x की प्लेस पे पुट होगा, ये x की प्लेस पे पुट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा a -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36, -6 मल्टीप्लाई होगा b इंटू 6 मतलब 6b और c, और वहाँ पे y की प्लेस पे 0 आ जाएगा। ये जो सेकंड पोजीशन है ये फंक्शन की वैल्यू है, ये 0 हो गई। तो ये इक्वेशन आपका एक बन गया कि 36a -6b प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, इसी में पुट कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो है हमारा लाइक ये ले लिया मैंने 0, -30, ये सेकेंड पॉइंट है। इसको पुट करेंगे हम लोग इसी इक्वेशन में, तो y की प्लेस पे ये y हो गया -30, x 0 है, तो x अगर 0 हो जाएगा तो आपका ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा सीधे थर्ड टर्म। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई -30। ठीक है, अब ये c की वैल्यू जो आई है इसको आप चाहिए तो इसमें पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, और इसमें अगर पुट कर देंगे c इक्वल टू -30 तो ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 इक्वल टू 36a -6b -30। ठीक है, ये नया इक्वेशन आ गया इसका। चलिए अब इसका एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसका एक और पॉइंट ले लिया मैंने लाइक 6, 0 ले लिया मैंने, इसको पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा y की जगह 0, 0 इक्वल टू x की प्लेस पे ये x है फर्स्ट वन, तो ये हो जाएगा ax हो जाएगा 36a प्लस 6b प्लस c। ठीक है, और c पता है हमें, c की वैल्यू अभी निकाली थी -30, तो ये भी c यहाँ पे कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 2 और नीचे इक्वेशन 1 है, इसको भी मैं यहीं पे लेते आता हूँ, 36a -6b -30। अब दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐड कर देते हैं इनको, एडिंग। ठीक है, ऐड कर दिया, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है,
तो साइन नहीं चेंज होगा अब ये क्या होगा देखिए 6b, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये 72a आ जाएगा हमारा, ये 0 + 0 0 आएगा और 30 30 -60 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा 60 = 72a और यहाँ से a आ गया आपका 60/72, जो कि 12 के टेबल में आता है 12 7 जा 12 5 जा 6 जा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपका a की वैल्यू आ गई, और जब a की वैल्यू आ गई तो हम उसको उससे निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ a, हम इसमें पुट कर देंगे इसमें, तो 0 = 36 इंटू a की प्लेस पे 5/6 है, b पता करना है मुझे, और c की वैल्यू कितनी है -20 है। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा, सॉरी -30 है। अब यहाँ से निकल जाएगा 6 6 जा 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 -6b -30, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से b आ रहा है हमारा 0। ठीक है, तो देखिए b निकल गया अपना, a यहाँ निकल गया और c हमारा निकल गया था सबसे पहले। अब ये सारी a b c की वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू मैं फंक्शन में पुट कर देता हूँ। मैंने फंक्शन यहाँ क्या सपोज किया था, ax² + bx + c। अब इसमें a कितना आया है, a देखिए यहाँ पे आया है 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6x²। b 0 आया हुआ है तो ये 0 हो जाएगा टर्म, c 30 आया हुआ है ये, तो पॉलिनॉमियल हमारा हो गया। यहाँ से पॉलिनॉमियल आ गया आपका 5/6x² - 30। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है हमारा। ठीक, तो पॉलिनॉमियल हो गया हमारा कितना, 5/6x² 30, ये आ गया है। अब ये हमारा जो पॉलिनॉमियल है इसका हमको जीरोज पूछा है। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल पूछा है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे आप। फैक्टराइज करेंगे तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो 1/6x² - 6, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा x² - 36/5/6, और x² - 36 इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो दो फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर होगा x = +6 और एक हो जाएगा x = -6। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा इसने बाउंसर डाला था, मैंने बोला ही था ये क्वेश्चन टफ है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, इसमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं। इक्वेशन है 3x - ky = 7 एंड 6x + 10y = 3। अब लिख रहा है फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, कह रहा है k की वैल्यू फाइंड निकालिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दे आर पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इस कंडीशन में हमने कंडीशन पढ़ा है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 3/6 = -k/10 नॉट इक्वल टू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 30/6 = -k और ये हो गया 5, तो k की वैल्यू -5 आ गई। तो सेकंड वाले में आपका ऑप्शन -5 कौन सा है, बी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो ये ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये पूछा है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 ए, पहला स्टेटमेंट क्या है, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्किल। पहला स्टेटमेंट है अ नंबर ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ा है आपने ना, नंबर ऑफ सेकेंड आपने पढ़ा है, कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। ठीक है,
और नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि एक सर्किल है, उस पर आप किसी भी पॉइंट पे आप सेकेंड बना सकते हैं। सही बात है, ये सेकेंड होता है। ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करके जाती है, इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, उसको सेकेंड बोलते हैं। मतलब एक सर्कल है, उसको अगर सर्कल को अगर क्या है, ये सर्कल है, इसको अगर लाइन ऐसे करके कट करते हुए जाएगी तो उसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो ये ट्रू है, वाला जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए ऑप्शन बी पे आ जाते हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, ये भी सही दिया हुआ है। अगर ये सर्किल है तो इसके एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ये पढ़ाया भी गया है कि थ्योरम भी है ये, कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही सेकेंड, एक टेंजेंट बनता है, बाकी सारे सेकेंड होते हैं। एक टेंजेंट बनता है, ठीक है, मतलब जैसे ये पॉइंट था यहाँ पे, मैंने 3 सेकेंड बनाया है, तो एक टेंजेंट मैं यहाँ बस बना सकता हूँ। सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, एक ही लाइन होगी जो टच करके जाएगी, बाकी सारी लाइंस इंटरसेक्ट करके जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है, मतलब हमको नॉट ट्रू नहीं मिला। ऑप्शन सी क्या है कि अ कार्ड इज अ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट ऑन द सर्किल। अब ये इसमें क्या कर रहा है, ये एक सर्किल है और उस पर 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करा दें तो क्या बनता है, कॉर्ड बनता है। ये कॉर्ड की डिफिनीशन दे दी है इसने, तो ये भी ट्रू है, सही डिफिनीशन दी है। डी लास्ट पे आ जाते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल। अब लास्ट पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल, सर्किल के अंदर एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्किल और ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अब सर्किल के अंदर से टेंजेंट कैसे बन सकता है भाई, सर्किल के अंदर से आप बनाएंगे तो वो तो कट कर जाएगा उसको, तो ये रॉन्ग कंडीशन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसने पूछा था विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सर्किल के अंदर से टेंजेंट बन ही नहीं सकता, सर्किल से अंदर से आप जब भी टेंजेंट कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। और होता क्या है कि टेंजेंट होता है जो सर्किल को सिर्फ टच करके जाता है, तो ऐसा कोई भी लाइन अंदर से, मतलब सर्किल के अंदर से पॉसिबल नहीं है जो उसको टच करके जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 हो गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म दे दिया, nth टर्म हमारा दिया हुआ है 7n-4 और पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। nth टर्म हमको पता है, nth टर्म कितना है 7n-4। आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म आ गया n1 पुट करके, 7-4 फर्स्ट टर्म 3 हो गया। सेकेंड टर्म निकाल लीजिए n की प्लेस पे 2 पुट करके, तो वो आ जाएगा हमारा 7-2 14 -4 दैट मीन्स 10। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, सेकेंड टर्म 10 हो गया। डी कैसे निकलता है, डी का फार्मूला क्या होता है भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म 10 है, -3 दैट मीन्स 7, तो डी की वैल्यू 7 होगी। ऑप्शन इसमें सही है आपका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है उसका आंसर दिया हुआ है आपका 7, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन है और एक स्फीयर है, और दोनों का बेस रेडियस जो है वो सेम है। दोनों का बेस रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब ये कोन और जो स्फीयर है, इन दोनों का वॉल्यूम इन्होंने इक्वल दिया, मतलब इसका वॉल्यूम v1 ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम v2। तो क्वेश्चन में v1 इक्वल टू v2 दिया इन्होंने। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, देन द हाइट ऑफ द कोन इज, आपको कोन की हाइट बतानी है। ठीक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोन का फार्मूला आपने पढ़ा है कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसका कितना पढ़ा है, इसका वॉल्यूम इसका पढ़ा आपने 2/3, सॉरी स्फीयर एक हेमिस्फीयर है, देख लेते हैं, स्फीयर है, सॉरी मैंने हेमिस्फीयर बना दिया है, ये स्फीयर है पूरा। ठीक है, तो इसका हो जाता है 4/3, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो ये स्फीयर है यहाँ पे। अब इसका दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 1/3 पाई, r दोनों का सेम है, r स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई r³। अब r की प्लेस पे यहाँ भी 5 पुट कर देना है, यहाँ भी 5 पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ 5 पर 2 पावर है, ये इससे
3 पावर कट जाएगा, एक 5 यहाँ बच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इधर h बच गया, इधर 4 और 5 बच गया, और 4 और 5 का प्रोडक्ट जो आता है वो 20 आता है, मतलब हाइट इसकी 20 होगी, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा कि इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2, अगर tan थीटा इतना दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो इसका इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करते क्या है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, cos थीटा से। ठीक है, आप इसका डिटेल्ड वीडियो एक मेरा शॉर्ट्स है, इस पर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जब ये cos डिवाइड करते हैं तो ये 4 tan थीटा आ जाता है, प्लस 1/4 tan थीटा, -1 आ जाता है। फिर tan थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 5/2, तो वो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। तो 5/2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन ये आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 11 आ जाता है, नीचे 9 आ जाता है, और इससे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्किल दी हुई है, और इस सर्किल में एंगल TPQ, मतलब ये वाला आपको एंगल दिया गया है, ये एंगल है 110 डिग्री। ठीक है, और पूछ कह रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द एंगल POQ। ठीक, अब ये एंगल निकालना, आप कैसे निकालेंगे, अब ये 110 है, तो ये बगल वाला कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा है कि कोई सर्किल है अगर, और उस पर टेंजेंट ड्रॉन है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये सेंटर है, दिस इज अ टेंजेंट, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये इतना 90 है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल 110 है, तो 110 में से आप तुरंत क्या करो, 90 माइनस कर दो, देखो 20 आएगा ना, तो ये एंगल 20 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। अब ये एंगल जब 20 निकल गया, तो हमने आपका पढ़ा हुआ है सर्किल में, ये अगर सर्किल है और सेंटर है यहाँ से, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये साइड और ये साइड OQ और OP ये दोनों रेडियस हैं, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, तो ये भी 20 हो जाएगा आपको। अब ये 20 हो गया, ये 20 40 हो गया। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 20 प्लस 20 40 माइनस कर दिया जाए 180 में से, तो आपका 140, मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है उसमें आपका दिया हुआ है 140। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चंस हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।